हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 2 का नया भाग पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम oogenesis के बारे में पढ़ेंगे। oogenesis को हिंदी में हम अंडजनन या अंडाणु जनन कहते हैं। अगर इसकी सरल सीधे शब्दों में परिभाषा देखें तो अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन या अंडजनन कहते हैं। अब यहाँ पे ये टॉपिक जब स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि फीमेल में या मादा में अंडजनन स्टार्ट कब होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि फीमेल की बॉडी में अंडजनन स्टार्ट कब होता है। तो आंसर इसका है यह क्रिया भ्रूणीय अवस्था या एम्ब्रियोनल अवस्था में स्टार्ट हो जाती है। मतलब यह क्रिया जो होती है, अंडजनन की जो क्रिया होती है, ये किसी फीमेल में फीमेल के अंदर अगर वो गर्भावस्था में है तो उसके बेबी के या एम्ब्रियो के बर्थ होने से पहले, न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ होने से पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। मतलब अंडजनन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें अंडजनन की क्रिया कब हो जाएगी, भ्रूणीय अवस्था में ही स्टार्ट हो जाएगी। कैसे, तो आइए देखें। यहाँ पे ये हमारी आइए देखें तो ये पहला जो डायग्राम दिया गया है मादा जनन तंत्र का, ये डायग्राम है। इस मादा जनन तंत्र में ये डायग्राम में हमें पता है कि ये हमारी ओवरी होती है। इस ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, 14 दिन पे ओव्यूलेशन होता है। ये हमारी फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में ये फिंगरी स्ट्रक्चर है, झालर की जैसी संरचना, जिसको हम झालर या उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसको हम झालर कहते हैं या फिंबरी कहते हैं। इसके आगे ये हमारा फैलोपियन ट्यूब होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके बाद ये हमारा गर्भाशय होता है, गर्भाशय के आगे की संरचना होती है। तो यहाँ पे ये किसी मादा या मदर का यूट्रस है, ठीक है। मदर के यूट्रस के अंदर मान लो एक बेबी गर्ल है। कहने का मतलब ये है, ये लेडी कैसी, प्रेग्नेंट लेडी का यूट्रस है। इस प्रेग्नेंट लेडी की यूट्रस में एक बेबी गर्ल प्रेजेंट है। क्या है? बेबी गर्ल प्रेजेंट है। अब जिस तरीके से ये फीमेल की बॉडी का यूट्रस है तो इस बेबी गर्ल में भी यूट्रस होगा। तो ये डायग्राम हो गया जो ब्लैक कलर से ड्रॉ किया गया है, ये बेबी गर्ल का यूट्रस है। क्या है? बेबी गर्ल का यूटेरस है। एक बार फिर से देखें बच्चों, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो स्काई ब्लू कलर से जो डायग्राम की दिया गया है, ये मदर यूट्रस है। इसका मदर का यूट्रस है जो कैसी कैसी कंडीशन में है, प्रेग्नेंट स्टेज में है। किस स्टेज में? प्रेग्नेंट स्टेज में। इसके बाद हमने देखा ये इसके यूट्रस के अंदर बेबी गर्ल प्रेजेंट है। क्या है? बेबी गर्ल। और इस बेबी गर्ल में भी क्या है, यहाँ पे यूट्रस की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। किसकी? यूट्रस की स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो रेड कलर का दिया है, ये बेबी गर्ल का क्या है? ओवरी है। क्या है? ओवरी। अब ये ओवरी की स्ट्रक्चर हमें देखना है, तो इस ओवरी को हमने बाहर निकाला। यहाँ पे ये दूसरा डायग्राम दिया गया है। ये जो रेड कलर की जो ओवरी है, इसी ओवरी को हमने बाहर निकाल के स्ट्रक्चर करी। तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लेयर है, ओवरी के बाहर आउटर मोस्ट एक लेयर होती है जिसको हम विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरल पेरिटोनियम। इस विसरल पेरिटोनियम के जस्ट नीचे एक रेड कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। अब जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर एक और लेयर होती है। बच्चों यहाँ पे जो स्काई ब्लू कलर की जो लेयर दिख रही है, ये एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इस डायग्राम में ये जो धोखे से ड्रॉ कर दी गई है, लेकिन आपको ध्यान देना है जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे? जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद देखें, हमने इस डायग्राम में सबसे बाहर की एक लेयर देखी, क्या, जिसको क्या बोला? विसरल पेरिटोनियम नाम दिया। इस विसरल पेरिटोनियम के बाद में क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम था। जर्मिनल एपिथेलियम के बाद हमने देखा ट्यूलिका एल्बुजिनिया प्रेजेंट होती थी। इसके बाद हमने देखा ये जर्मिनल एपिथेलियम है। इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिनको क्या बोला हमने? जर्मिनल एपिथेलियम सेल बोला। क्या बोला है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल। पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अगर हम ओवरी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जिसे हम आदि जर्मकोश का कहते हैं या मादा जर्मकोश का कहते हैं। क्या कहेंगे? आदि जर्मकोश का या मादा जर्मकोश का। आदि जर्मकोश का मतलब ये प्रारंभिक जर्मकोश का है,
जो आदि शब्द है, इस आदि शब्द का मतलब प्रारंभिक, सबसे स्टार्टिंग की कोशिका। तो यहाँ पे सबसे प्रारंभिक कोशिका या मादा जन्म कोशिका ये प्रेजेंट होती है। इस मादा जन्म कोशिका के बाद ये जो अंदर का स्पेस होता है, क्या होता है अंदर का स्पेस, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, या हिंदी में इसको पीठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पीठिका। ध्यान देना बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम सेल के बाद अंदर एक खोखली स्पेस होती है, तो जिसको हमने स्ट्रोमा या पीठिका बोला है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक बीच वाला पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। और किनारे वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम मेड्यूला कहते हैं, और ये जो किनारे वाला पार्ट है, इस किनारे वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स बोलेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू अपन को एक एक स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा और अच्छी तरीके से ड्रॉ किया है। आइए देखें, ये जो हमारी स्ट्रक्चर है इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। हमने देखा, अब हमें विसरल पेरिटोनियम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है इसके सबसे बाहर एक ग्रीन कलर की लेयर बनाई थी, जो कि जिसको क्या बोल रहे थे, हम विसरल पेरिटोनियम बोल रहे थे। विसरल पेरिटोनियम के बाद हमारी क्या थी, जर्मिनल एपिथेलियम सेल थी, जिसको हमने जर्म उपकला बोला है। क्या बोला है, जर्म उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। इसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थी, जिनको हमने क्या बोला था, जर्मिनल एपिथेलियल सेल बोला था, या फीमेल जर्म सेल बोला था, या प्राइमरी जर्म सेल बोला था, या इसको हम एग मदर सेल भी कहते हैं। ध्यान देना मुझे, इसके बहुत सारे नाम हैं। जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म उपकला के अंदर जो सेल होती हैं उन सेल का नाम क्या है, आदि जर्म कोशिका, या फीमेल जर्म सेल, या प्राइमरी जर्म सेल, या एग मदर सेल। क्या बोलेंगे, एग मदर सेल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद संरचना देखें तो यहाँ पे बीच वाले प्लेस को हमने क्या बोला था, स्ट्रोमा बोला था। स्ट्रोमा के दो पार्ट थे। कितने पार्ट थे, दो पार्ट थे। एक पार्ट को हमने बोला था मेड्यूला, दूसरे पार्ट को हमने बोला था कॉर्टेक्स। जो बीच में होता था उसको हमने मेड्यूला बोलते थे, जो किनारे पे होता था उसको हम क्या बोलते थे, कॉर्टेक्स बोलते थे। अब यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखें तो जो फीमेल जर्म सेल होती है या आदि जर्म कोशिका होती हैं, ये इसमें से जर्म उपकला में से कुछ आदि जर्म कोशिकाएं अंदर आ जाती हैं। जिस प्रकार से इसमें जो ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये कुछ सेल्स अंदर आ गई। एक ये आ गई, मान लो एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये आ गई, मान लो। अब ये जो कोशिकाएं हैं कौन सी, आदि जर्म कोशिका, जैसे ही स्ट्रोमा वाले भाग में आती है या पीठिका वाले भाग में आती है, तो अब ये लगातार विभाजन करेगी। क्या करेगी, लगातार विभाजन करती रहेगी। 1 से 2 बनाएगी, 2 से 4 बनाएगी, 4 से 8, ऐसे विभाजन करती जाएगी। क्या करती जाएगी, विभाजन करती जाएगी। ध्यान देना है बच्चों, ये जो जर्म सेल है स्ट्रोमा वाले पार्ट में डिवाइड करेगी। ये कंडीशन कब की है, जब फीमेल की प्रेगनेंसी कितनी है, 4 से 5 महीने की प्रेगनेंसी है, उस समय की ये पूरी कंडीशन है। उस कंडीशन में हमने देखा कि स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या आ गई, फीमेल जर्म सेल या आदि जर्म कोशिकाएं आ गई, जो लगातार क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं। क्या कर रही हैं, लगातार विभाजन कर रही हैं। अब ये लगातार विभाजन करती रही, विभाजन करते 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 ये एक रज्जु की जैसी संरचना बना लेंगी। कितनी, रज्जों की जैसी संरचना बना लेगी। और इन कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे हम, अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड। यहाँ पे ध्यान देना है एक चीज़ ध्यान से, ठीक है बच्चों। क्या है, स्ट्रोमा वाले पार्ट में क्या किया, आदि जर्म कोशिकाओं ने लगातार विभाजन किया। जर्म सेल क्या करेंगी, लगातार विभाजन करती रहेंगी और एक समूह बना लेंगी। क्या बना लेंगे, समूह। इस समूह के क्या बोलेंगे हम, अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड। अब पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा हम बता देंगे कि स्ट्रोमा वाले पार्ट में जब जर्म सेल या आदि जर्म कोशिका लगातार विभाजन करेगी, क्या होगा, लगातार विभाजन करेगी, तो विभाजन करते करते एक समूह बना लेगी। और समूह भी कैसा रहेगा, 8 कोशिकाओं का समूह होगा। कितनी, 8 कोशिकाओं का समूह। पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, जो अंडवाही रज्जु होती है या ओविगोरस कॉर्ड होती है, कितनी कोशिकाओं का समूह होती है, 8 कोशिकाओं का समूह होती है। कितनी, 8 कोशिकाओं का समूह होती है। अब यहाँ पे लगातार विभाजन चला है, और साथ में हमें पता है ये जो जर्म सेल थी, जर्म सेल के अंदर एक और लेयर थी जिसको हमने क्या बोला था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला था। क्या बोला था,
ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोला था। क्या बोला था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया धीरे धीरे कहाँ पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कुछ कोशिकाएं धीरे धीरे ये भी स्ट्रोमा वाले पार्ट में आएंगी। ये जो स्काई ब्लू कलर से ये ड्रॉ किया गया है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कुछ सेल्स आ गई हैं कहाँ पे? स्ट्रोमा में आ गई हैं। कहाँ पे आ गई हैं? स्ट्रोमा में। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि 4 से 5 महीने के दौरान फीमेल बेबी गर्ल में क्या होगा? जो ओवरी होगी उसमें क्या होगा? अंड जनन स्टार्ट हो गया। किसमें? अंड जनन स्टार्ट हो गया। ठीक। अब यहाँ पे अगले डायग्राम में देखिए, ध्यान देना बच्चों, ये डायग्राम ध्यान देना। यहाँ पे इस डायग्राम में एक एक टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है? एक एक टर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टर्म में सबसे पहले हमने देखा क्या है? सबसे बाहर जो रेड कलर की स्ट्रक्चर बनाई गई उसको हमने जर्म उपकला या जर्मिनल एपिथेलियम बोला। इस जर्म उपकला के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं थीं जिनको हमने फीमेल जर्म सेल या प्राइमरी जर्म सेल या एग मदर सेल या आदि जर्म कोशिका बोला। ये आदि जर्म कोशिकाएं कहाँ पे आ गई? स्ट्रोमा वाले भाग में आ गई। स्ट्रोमा वाले भाग में आने के बाद लगातार इन्होंने विभाजन किया। विभाजन करते करते इन्होंने समूह बना लिया जिसको हमने क्या बोला था? अंडवाही रज्जु या ओविगोरस कॉर्ड बोला था। और ये समूह कितनी कोशिकाओं का बना था? 8 कोशिकाओं का समूह बोला था। क्या बोला था? 8 कोशिकाओं का समूह। इसके बाद हमने देखा ये जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे स्काई ब्लू कलर की जो लेयर थी जिसको हमने क्या नाम दिया था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम दिया था। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जैसे ही स्ट्रोमा वाले पार्ट में आएंगे इनको हम क्या कहने लगेंगे? स्ट्रोमा सेल बोलने लगेंगे। क्या बोलने लगेंगे? स्ट्रोमा सेल। आगे के डायग्राम में हम देखें तो आगे के डायग्राम में इसी तरीके से मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है। जो सबसे बाहर क्या थी? जर्मिनल एपिथेलियम थी। इस जर्मिनल एपिथेलियम में क्या थी? बहुत सारी जर्म सेल थी। ये जर्म सेल स्ट्रोमा वाले पार्ट में आ गई। कहाँ पे आ गई? स्ट्रोमा वाले पार्ट में आ गई। और जो क्या कर रही हैं? लगातार डिवीजन कर रही हैं। लगातार डिवीजन कर रही हैं। डिवीजन करते करते उन्होंने 1 से 2 बनाई, 2 से 4 बनाई, 4 से 8 बनाई। 8 कोशिकाओं का ये समूह बन गया। इस 8 कोशिकाओं के समूह को हमने क्या बोला था? ओविगोरस कॉर्ड या अंडवाही रज्जु बोला था। क्या बोला था? अंडवाही रज्जु। अब ओविगोरस कॉर्ड या अंडवाही रज्जु के अंदर की जो सेल्स होती हैं उसमें से एक सेल बड़ी हो जाएगी। ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लो ये पहले इन्होंने समूह बनाया, 8 कोशिकाओं का समूह बना लिया था। इन 8 कोशिकाओं के समूह में एक कोशिका कैसी हो जाएगी? बड़ी। अर्थात ये एक बड़ी कोशिका होगी, बाकी अपने आसपास रहेंगी। इस तरीके से संरचना बन जाएगी। बन गई संरचना। ठीक है। जिसको हमने क्या बोला? इस बड़ी वाली कोशिका को हमने क्या बोला? अंड जननी कोशिका या ऊगोनिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है ऊगोनिया किसे कहते हैं? तो हमें ध्यान देना है, जब आदि जन्म कोशिका ने पीठिका में आके लगातार विभाजन किया, जब लगातार विभाजन किया तो 8 कोशिकाओं का समूह बन गया जिसको हमने अंडवाही रज्जु बोला। इस अंडवाही रज्जु में एक जो मध्य की कोशिका थी वो बड़ी हो गई। उस बड़ी कोशिका को हमने अंड जननी कोशिका या ऊगोनिया बोला है। क्या बोला है? अंड जननी कोशिका या ऊगोनिया। और जो स्ट्रोमा सेल थी, स्ट्रोमा सेल इसके बाहर एक और लेयर बनाने लगी। ये जो ओविगोरस कॉर्ड थी, इस ओविगोरस की कॉर्ड के चारों ओर ये स्ट्रोमा सेल्स आ गई। ये जो चारों ओर स्ट्रोमा सेल्स आ गई। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट डायग्राम में हम स्ट्रक्चर देखें तो ये नेक्स्ट डायग्राम की ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाती है, जिसमें हमने देखा ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम है जिसमें बहुत सारी जर्म सेल हैं। जर्म सेल यहाँ पे आई होंगी, उन्होंने डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद 8 कोशिकाओं का समूह बना लिया जिसको हमने क्या बोला था? जिसको हमने बोला था ओविगोरस कॉर्ड। इन ओविगोरस कॉर्ड में एक कोशिका बड़ी हो गई थी जिसको हमने क्या बोला था? ऊगोनिया बोला था। क्या बोला था? ऊगोनिया या अंडजननी कोशिका। और इन अंडजननी कोशिकाओं के चारों ओर स्ट्रोमा की सेल्स या ट्यूनिका एल्बुजिनिया की जो सेल्स आई थी स्ट्रोमा में, जिनको हमने स्ट्रोमा सेल्स बोला था, ये स्ट्रोमा सेल्स चारों से एक लेयर बना लेती हैं। इस तरीके से ये लेयर बनेंगे जिनको हमने क्या बोला? स्ट्रोमा सेल्स या पीठिका कोशिकाएं। इनका काम क्या करती हैं? ये ऊगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे। किसको? ऊगोनिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। अब आगे की स्ट्रक्चर देखें तो आगे की स्ट्रक्चर में हमने देखा ये हमारी क्या थी? जर्मिनल एपिथेलियम थी। इस जर्मिनल एपिथेलियम में बहुत सारी क्या थी? जर्म सेल थी। क्या थी? जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ पे आ गई थी? यहाँ पे स्ट्रोमा वाली पार्ट में आ गई। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कोशिका का विभाजन किया और कोशिकाओं का समूह बना लिया था। 8 कोशिकाओं का समूह बनाया था। कितनी? 8 कोशिकाओं का समूह बनाया था जिसको हमने क्या बोला था? ओविगोरस कॉर्ड या अंडवाही रज्जु बोला था। क्या बोला था? अंडवाही रज्जु। अब इस अंडवाही रज्जु में एक कोशिका बीच की बड़ी हो गई थी, बाकी छोटी छोटी कोशिकाएं थी। बड़ी कोशिका को हमने ऊगोनिया बोला था। क्या बोला था? ऊगोनिया या अंड जननी कोशिका। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है आकार में बड़ी लेकिन वृद्धि नहीं करती है, जिसको हमने क्या बोला? ऊगोनिया कोशिका या ऊगोनिया सेल बोला है या अंड जननी कोशिका बोला है। इस अंड जननी कोशिकाओं के चारों ओर
जो स्ट्रोमा की सेल थी ये अपना समूह बना लेती हैं, जिसको हमने ग्रेन्युलोसा सेल या ग्रेन्युलोसा कोशिका बोला है। क्या बोला है? ग्रेन्युलोसा कोशिका। अब आगे इसी संरचना को देखते हुए बढ़ते हैं। ये हमारी, मैंने इसको ध्यान से देना, ये जो उगोनिया है ये, और इसके बाहर की ये जो कोशिका है इनको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये बड़ी कोशिका थी जिसको हमने क्या बोला था? उगोनिया या अंडजननी कोशिका बोला। क्या बोला? उगोनिया या अंडजननी कोशिका। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे? ओविगोरस कोड। ये पूरी संरचना है जिसको क्या बोला? ओविगोरस कोड। ओविगोरस कोड ध्यान देना बच्चों, क्या है ओविगोरस कोड? 8 कोशिकाओं का समूह थी। इस ओविगोरस कोड में बीच की कोशिका बड़ी हो गई जिसको हमने अंडजननी कोशिका या उगोनिया बोला है। क्या बोला है? अंडजननी कोशिका या उगोनिया बोला। अब ये जो अंडजननी कोशिका है ये क्या करेगी? अब विकास करे, वृद्धि करेगी। क्या करेगी? वृद्धि करेगी। अब हमें पता है जब वृद्धि करेगी तो ये कोशिका और धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, और इस प्रकार से मान लो ये संरचना बनेगी। ये इतनी इसने वृद्धि कर दी। अब ये वृद्धि करिए, ध्यान देना बच्चों, उगोनिया जैसे ही वृद्धि करेगी, अब इसे हम उगोनिया नहीं बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक या प्राइमरी oocyte। अब पॉइंट यहाँ पे ये फिर से बनेगा, प्राइमरी oocyte किसे कहते हैं? तो हम बता सकते हैं कि जो उगोनिया जो सेल थी, उस उगोनिया सेल ने क्या किया है? अपनी वृद्धि करी है। क्या करी है? वृद्धि करी है, जिसके कारण वो बड़े आकार में बड़ी हो गई, और हमने इस उगोनिया को क्या बोला? प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंड कोशिका या प्राथमिक अंडक बोला है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हो गया क्या? प्राथमिक अंडक। और प्राथमिक अंडक के चारों ओर जो कोशिकाएं हैं जो रेड कलर से जो ड्रॉ की गई, जिनको हमने क्या बोला? फॉलिकल सेल या पुट्टिका कोशिका या ग्रेन्युलोसा कोशिका या पुटक कोशिका। ठीक है, इतने सारे नाम है। फॉलिकल सेल, पुटक कोशिका, पुट्टिका कोशिका, ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक नया टर्म यूज करेंगे या नया शब्द यूज करेंगे। ध्यान देना बच्चों, ये प्राइमरी oocyte और फॉलिकल सेल, इन दोनों को मिला दें, मतलब ये पूरी बड़ी कोशिका को और इन छोटी छोटी कोशिकाओं को मिला दें, तो इस पूरी कोशिका को क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल सेल। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल सेल। अब पॉइंट यहाँ पे कि प्राइमरी फॉलिकल सेल किसे कहते हैं? तो प्राथमिक अंडकोशिका या प्राइमरी oocyte प्लस फॉलिकल सेल, इन दोनों को मिला दें तो दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? प्राथमिक पुटक कोशिका या प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक पुट्टिका कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और, वृद्धि के दौरान स्ट्रोमा सेल उगोनिया के चारों ओर एक लेयर बना लेती थी। क्या बना लेती? लेयर बना लेती, जिसको हमने ओवरऑल उन सेल्स को क्या बोला है? फॉलिकल सेल्स या ग्रेन्युलोसा सेल्स बोला है। अब आगे की स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे, तो इस तरीके की संरचना हो जाती है। ये हमारी जर्मिनल एपिथेलियम थी। इस जर्मिनल एपिथेलियम में ये हमारी बहुत सारी कोशिकाएं थी। ठीक है, पर्टिकुलर हमने एक सेल को क्या बोला था? प्राइमरी oocyte बोला था या प्राथमिक अंडक बोला था। इसके चारों ओर जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी जिनको हमने स्ट्रोमा सेल या फॉलिकल सेल या पुट्टिका कोशिका या ग्रेन्युलोसा कोशिका बोला है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला है। क्या बोला है? प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ पे प्राइमरी अंडक जो होता है, क्या है? ये जो प्राइमरी अंडक है, ये प्राइमरी अंडक अपने बाहर एक कवर या एक आवरण को स्रावित करता है। ठीक है, जैसे ये स्रावित करेगा उसे हम बोलेंगे क्या? जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा। आइए देखें किस तरीके से ये हमारा क्या था? ये जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है ये पूरा, ये हमारा प्राइमरी oocyte या प्राथमिक अंडक था। अब इसने अपने चारों ये स्काई ब्लू कलर की एक लेयर बना दी, एक केमिकल से सीक्रेट किया, जिसको हमने जोना पेलुसिडा बोला है। क्या बोला है? जोना पेलुसिडा बोला है। और इसके बाहर की ओर क्या था? छोटी छोटी कोशिकाएं थी जिनको क्या बोला था? स्ट्रोमा कोशिका या फॉलिकल कोशिकाएं बोला था। क्या बोला था? स्ट्रोमा कोशिका या फॉलिकल कोशिकाएं। इस प्रकार से हमारी स्ट्रक्चर बनती है। किस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर में हमने देखा है क्या कि ये सबसे पहले हमारी बड़ी कोशिका है जिसको हमने प्राइमरी oocyte बोला है। इस प्राइमरी oocyte ने अपने चारों ओर एक लेयर का फॉर्मेशन किया है, एक परत बनाई है जिसको हमने जोना पेलुसिडा बोला है, जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। काहे की? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। उसके बाद छोटी छोटी कोशिकाएं बनाई गई हैं जिनको हमने क्या बोला है? स्ट्रोमा सेल या फॉलिकल सेल बोला है। क्या बोला है? स्ट्रोमा सेल या फॉलिकल सेल। इतनी अवस्था होने के बाद अब यहाँ पे आगे की स्टेज कंटिन्यू चलती रहेगी। उससे पहले हम कुछ पॉइंट देख लें। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं,
कुछ नोट्स बनाए गए हैं जो हमारी बोर्ड के लिए और नीट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे पहला पॉइंट है, यह बेबी गर्ल जिसका बर्थ नहीं हुआ है उसके फीटस स्टेज में, उसके अंडाशय में लाखों की संख्या मतलब 10 लाख से ज़्यादा प्राइमरी फॉलिकल या प्राइमरी पुट्टिका कोशिका पाई जाती हैं। अब पॉइंट यहाँ पे जो भ्रूणीय अवस्था होती है या फीटस अवस्था होती है, उस अवस्था में कितने प्राइमरी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं? तो 10 लाख से ज़्यादा पाई जाती हैं। किसमें? 10 लाख से। ये जो संरचना बनी हुई है ये उस ओवरी के अंदर कम से कम कितनी होंगी? 10 लाख से ज़्यादा होंगी। क्या होंगी? 10 लाख से ज़्यादा। अब जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक लाखों की संख्या में ये फॉलिकल कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे नष्ट होती जाएंगी। ध्यान देना बच्चों, जन्म से लेकर प्यूबर्टी मतलब अगर इस बेबी का बर्थ हो गया है आज, तो आज से लेकर 12 से 14 साल तक या 10 से 12 साल तक, जब तक उसकी यौवन अवस्था प्रारंभ नहीं होती है, जैसे ही तो जन्म से लेकर यौवन अवस्था या प्यूबर्टी तक लाखों की संख्या में फॉलिकल कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी और केवल कितनी बचेंगी? 60 से 80 हज़ार बचेंगी। कितनी? लगभग 60 से 80 हज़ार रह जाती हैं। अब ये जो क्रिया होती है, क्या होती है? ये जो क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक जो फॉलिकल कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर एट्रेसिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर एट्रेसिया। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे एक नई परिभाषा मिली है, एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर एट्रेसिया किसे कहते हैं? तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि जन्म से लेकर प्यूबर्टी तक जो प्राइमरी फॉलिकल बनी है ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर एट्रेसिया। अब यहाँ पे 1 माह की प्रेगनेंसी के दौरान, यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना, फिर से स्टार्ट ध्यान देना बच्चों, अगर 1 माह की प्रेगनेंसी है तो इस 1 माह की प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम एक ओवरी में 1500 प्राइमरी फॉलिकल पाई जाती हैं। कितनी? 1 महीने की अवस्था में कितनी? एक ओवरी में 1500 प्राइमरी फॉलिकल। अब ओवरी कितनी होती है? 2 होती हैं, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? लगभग 3000 की समथिंग हो जाएंगी। तो पॉइंट यहाँ पे है, 1 माह की प्रेगनेंसी के दौरान एक ओवरी में 1500 प्राइमरी फॉलिकल उपस्थित होती हैं। इसके बाद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 5 माह के दौरान एक अंडाशय में 5 मिलियन, कितनी? 5 मिलियन तक क्या बन जाती हैं? प्राइमरी फॉलिकल बन जाती हैं। और जैसे ही 6वां महीना स्टार्ट होता है तो 6वें महीने तक 7 मिलियन तक ये हो जाती हैं। कितनी? 7 मिलियन तक बन जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक बेबी गर्ल जब जन्म लेती है, ध्यान देना, बेबी गर्ल जब जन्म लेती है तब लाखों पुट्टिका कोशिकाएं होती हैं। कितनी? बहुत सारी, लाखों कितनी? हमने अभी ऊपर देखा है 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा पुट्टिका कोशिकाएं होती हैं एवं जन्म से लेकर यौवन प्राप्ति तक, प्यूबर्टी तक खत्म होती जाती हैं। केवल कितनी बचती हैं? 60 से 80 हज़ार कोशिकाएं, प्राइमरी फॉलिकल कोशिकाएं रह जाती हैं। और ये जो नष्ट होती हैं इस क्रिया को हमने क्या बोला था? एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर या एट्रेसिया या जीर्णता पुट्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर्णता पुट्टिका। ये जो टर्म है मैंने 2 बार बताया। एक तो पहले नंबर के पॉइंट में बताया था कि बेबी गर्ल में कितनी होती हैं? 10 लाख से ज़्यादा प्राइमरी फॉलिकल होती हैं, ये धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं और कितनी बचती हैं? 60 से 80 हज़ार बचती हैं। ये जो नष्ट होने की प्रोसेस होती है उसको हमने एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर एट्रेसिया या हिंदी में जीर्णक पुट्टिका बोला था। क्या बोला था? जीर्णक पुट्टिका बोला था। अब यहाँ पे एक छोटा सा और स्टेटस देखें, यहाँ पे जो फीमेल की ओवरी होती है उसके अंदर बेबी गर्ल है, देखिए, ठीक है, फीमेल की ओवरी है, उस कौन सी फीमेल की? बेबी गर्ल जो पेट में है, ठीक है, उसके अंदर जर्मिनल एपिथीलियम थी। जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर क्या थी? जर्म सेल या जर्म कोशिका थी। क्या थी? जर्म कोशिका। इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन कितना हुआ? होता गया 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी। जैसे ही 8 कोशिकाओं का समूह बन गया, कितनी? 8 कोशिकाओं का समूह बना, उसको हमने क्या बोला? ओविगोरस कॉर्ड या अंडवाही रज्जु बोला। ये अंडवाही रज्जु में से बीच की कोशिका बड़ी हो जाती है जिसको हमने उगोनिया बोला था। क्या बोला था? उगोनिया। ये उगोनिया आगे वृद्धि करेगी, वृद्धि करने के बाद उसका नाम क्या होगा? प्राइमरी ऊसाइड होगा। क्या होगा? प्राइमरी ऊसाइड। इस प्राइमरी ऊसाइड के चारों ओर स्ट्रोमा सेल्स आ जाएंगे जिनको हम ओवरऑल क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल सेल। अब पॉइंट यहाँ पे कि प्राइमरी फॉलिकल सेल किसे कहते हैं तो हम बता सकते हैं, जब प्राइमरी ऊसाइड और फॉलिकल सेल ये आपस में मिल जाती हैं तो उस संरचना को क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। अब इतनी प्रोसेस होने के बाद हमें ये पता है कि
जब ये कोशिकाएं बनती हैं तो डिवीजन होता है, विभाजन होता है, कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन दो प्रकार का होता है, एक तो समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। समसूत्री हमारी कायिक या सोमेटिक कोशिकाओं में होता है, मियोसिस हमारे सेक्स सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन दो भागों में होता है, अर्धसूत्री प्रथम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड अर्थात अर्धसूत्री द्वितीय। जब भी अर्धसूत्री प्रथम होगा तो अर्धसूत्री फिर से डिफरेंट स्टेज में होता है। किसमें? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट मतलब पूर्वावस्था, मेटाफेज फर्स्ट मतलब मध्यावस्था, एनाफेज फर्स्ट मतलब अंतरावस्था या पश्चावस्था, टीलोफेज फर्स्ट मतलब अंत्यावस्था। ठीक है, इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर अर्धसूत्री द्वितीय होगा, जिसमें प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड ये स्टार्ट होगा। तो जब मियोसिस फर्स्ट अर्थात अर्धसूत्री प्रथम विभाजन जब होता है स्टार्ट, तो सबसे पहली स्टेट आती है कौन सी? पूर्वावस्था या प्रोफेज फर्स्ट। ये पूर्वावस्था भी आगे जाके कुछ स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे इसमें भी सबसे पहले तनुपट्ट अर्थात लेप्टोटीन, फिर इसके बाद जाइगोटीन जिसे हम युग्मपट्ट कहते हैं, उसके बाद पैकिटीन या पैकाइटीन जिसे हम स्थूल पट्ट कहते हैं, इसके बाद डिप्लोटीन जिसे हम द्विपट्ट कहते हैं, और आखिरी में आता है डायकाइनेसिस या पारगतिक्रम। ठीक, जब ये पांचों की पांचों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब जाके मेटाफेज फर्स्ट होगा, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट या अर्धसूत्री प्रथम होगा तो सबसे पहले आएगी पूर्वावस्था। पूर्वावस्था आगे जाके 5 स्टेप में वो खुद होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आएगी मेटाफेज, फिर आएगी एनाफेज फर्स्ट, फिर आएगी टीलोफेज फर्स्ट। जब ये कंप्लीट हो जाएगी फिर होगा मियोसिस सेकेंड या अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, जिसमें फिर प्रोफेज सेकेंड, फिर मेटाफेज सेकेंड, फिर एनाफेज सेकेंड और फिर टीलोफेज का सेकेंड। इस प्रकार से फिर जाके अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होगा। तो ये विभाजन की जो चरण है इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अब हमें उसके जो प्राइमरी फॉलिकल जो स्ट्रक्चर बनी थी उसके आगे की संरचना हमें देखनी है। उसकी आगे की संरचनाएं देखें तो वहाँ पे इन अवस्थाओं का उपयोग किया जाएगा, इन अवस्थाओं के बारे में बताया जाएगा। तो जिससे ये बताया जाएगा इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी अवस्थाएं कब स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे कि हमने देखा था, ये हमारा क्या बना था, सबसे पहले हमने बोला था प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte ने अपने चारों एक लेयर बना ली थी जिसे हमने क्या बोला था, ज़ोना पेलिसोडा, जिसको जो काय की बनी थी, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई थी। अब इसके ऊपर छोटी छोटी सेल्स थी जिनको हमने स्ट्रोमा सेल्स या फॉलिकल सेल्स बोला था। इसके आगे की संरचना अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी आगे की संरचना है। ये हमारा पूरा प्राइमरी oocyte क्या है, प्राइमरी oocyte है। इस प्राइमरी oocyte ने अपने चारों एक परत का निर्माण किया था, एक आवरण का निर्माण किया था स्काई ब्लू कलर का जो बनाया गया है, जिसको हमने क्या बोला था, ज़ोना पेलिसोडा बोला था। और अपने चारों छोटी छोटी कोशिकाएं थी जिनको हमने फॉलिकल कोशिकाएं बोला था। तो ये फॉलिकल कोशिकाएं कितनी हुई गई थी, 7 मिलियन हो गई थी। 6 महीने के दौरान कितनी, 7 हो गई थी। अर्थात हम अभी कौन सी अवस्था पढ़ रहे हैं, 6वें महीने की अवस्था पढ़ रहे हैं, प्रेगनेंसी की 6वें महीने की अवस्था पढ़ रहे हैं। अब 6वें महीने की प्रेगनेंसी के दौरान देखें तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया। आ गया अपना पॉइंट। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले अर्धसूत्री विभाजन के बारे में देखा था। 6वें महीने की अवस्था में, 6वें महीने की जो प्रेगनेंसी है उसमें अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो गया। अब हमें पता है जब अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होता है तो ये 2 भागों में होता था। कौन से 2 भागों में, एक अर्धसूत्री प्रथम, दूसरा अर्धसूत्री द्वितीय। अर्धसूत्री प्रथम भी 5 स्टेप में 4 स्टेप में होता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर उसके बाद फिर मियोसिस सेकेंड होता था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6वें मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया। लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में या डिप्लोटीन अवस्था आते ही यह विभाजन रुक जाता है, जिससे डाइकाइनेसिस नहीं होगी। क्या नहीं होगी, डाइकाइनेसिस नहीं होगी। और यहाँ पे नई कोशिकाएं नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेज फर्स्ट है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। जब तक प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेटाफेज नहीं होगा, फिर एनाफेज नहीं होगा, फिर टीलोफेज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये रुका क्यों है। तो यहाँ पे हमने देखा ये 6वें महीने की अवस्था है। इस 6वें महीने की अवस्था में क्या था, प्राइमरी oocyte था। ठीक है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर ज़ोना पेलिसोडा थी। उसके और ऊपर देखा तो फॉलिकल सेल्स थी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले क्या हुआ, प्रोफेज फर्स्ट स्टार्ट हुआ। और प्रोफेज फर्स्ट की लेप्टोटीन
जाइगोटीन पैकेटिन स्टेट हुई, और जैसे ही डिप्लोटीन चलाई थी वो ये प्रोसेस वहीं पे रुक गई। जो अर्धसूत्री विभाजन चला था, डिप्लोटीन स्टेज आते ही वहाँ पे रुक गया, अर्थात डिप्लोटीन में विभाजन आकर रुक जाता है। अब क्या होगा, तो 6 महीने से 9 महीने की प्रेगनेंसी के पीरियड में जो 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल थी वो नष्ट होने लगेंगी, जिसे हमने क्या बोला था, एट्रेटिक फॉलिकल बोला था। क्या बोला था, एट्रेटिक फॉलिकल या फॉलिकुलर एट्रेसिया बोला था। ठीक है, अब बर्थ तक ओनली 2 मिलियन पर ओवरी में, ध्यान देना, एक ओवरी में 2 मिलियन, तो 2 ओवरी में कितनी बचेंगी, 4 मिलियन बचेंगी। अर्थात जब बेबी गर्ल का बर्थ होता है तब टोटल 4 मिलियन या 40 लाख बचती हैं। अब इसके बाद अब 9 महीने कंप्लीट हो गए, 9 महीने 10 दिन के बाद होगी क्या, डिलीवरी। डिलीवरी होगी अर्थात बच्चे का होगा क्या, जन्म। क्या होगा, बच्चे का होगा जन्म। अब आगे की अवस्थाएं देखें तो यहाँ पे अब देखें, जन्म से लेकर बेबी का जन्म हो गया, जन्म से लेकर बर्थ, जन्म से लेकर यौवन अर्थात प्यूबर्टी तक, मतलब 10 से 12 साल बोल सकते हैं या 12 से 14 साल भी बोल सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो जन्म से लेकर प्यूबर्टी के स्टेज तक कितनी बची थी, 4 मिलियन बची थी। क्या बची थी, 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बची थी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, क्या आएगी, जैसे ही प्यूबर्टी या यौवनावस्था आएगी तो यहाँ पे उस बेबी गर्ल के हाइपोथैलस में से एक हार्मोन निकलेगा, GnRH। कौन सा, GnRH हार्मोन निकलेगा। इस GnRH हार्मोन में 2 हार्मोन और प्रेजेंट होंगे, LH और FSH। यहाँ पे ये दोनों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों के दोनों स्टिमुलेट होंगे। इसमें भी सबसे पहले कौन सा, FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा, और क्या करेगा, ये मेटाफेज फर्स्ट को या सॉरी मियोसिस फर्स्ट को स्टिमुलेट करेगा, कि ये जो रुकी हुई थी, जो बेबी के बर्थ में जो प्रोसेस रुक गई थी, मेटाफेज की जो अवस्था रुक गई थी, वो स्टार्ट करवाने के लिए इसको क्या करेगा, प्रेरित करेगा। अब हमने देखा कि प्यूबर्टी की अवस्था में 60 से 80 हज़ार पर ओवरी प्राइमरी फॉलिकल बची हैं। प्राइमरी कितनी बची हैं, 60 से 80 हज़ार पर ओवरी में बची हुई हैं। 10 से 12 साल या 10 से 13 साल या 10 से 12 से 14 साल भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग अपन को मिल जाएगा। इस स्टेज में इस साल में क्या होगा, प्यूबर्टी या यौवनावस्था स्टार्ट होगी। यौवनावस्था स्टार्ट होगी तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, या मंथली साइकिल जिसको बोल सकते हैं, रजोधर्म जिसको बोल सकते हैं, ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगी तो अब यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ने को मिलेगा। आइए देखें, ये हमारी सबसे ओवरऑल ओवरी थी। क्या थी, ओवरी थी। इस ओवरी के अंदर हमने देखा था स्ट्रोमा था, जिसके 2 भाग थे, एक तो कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। बीच वाले पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं, किनारे वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कितनी, हमने देखी थी 60 से 80 हज़ार के समथिंग क्या थी, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स थी। इस प्राइमरी फॉलिकल सेल्स की स्ट्रक्चर देखें एक बार फिर से, तो हमने देखा था ये हमारा क्या था, प्राइमरी ऊसाइड था। प्राइमरी ऊसाइड ने अपने चारों ओर एक क्या लेयर का फॉर्मेशन किया था, स्काई ब्लू कलर की जो लेयर बनी है जिसको हमने जोना पैलिसोडा बोला था, और उसके चारों ओर सेल कुछ कोशिकाएं थी जिसको हमने क्या बोला था, स्ट्रोमा सेल्स बोला था। इसके अलावा कुछ स्ट्रोमा सेल्स और भी इस स्ट्रोमा वाले पार्ट में फैली रहती हैं। इन सभी को, इन तीनों को मिला के हमने प्राइमरी फॉलिकल बोला था। अब प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगी, ये अपने चारों ओर एक और पुट्टिका कोशिकाओं की लेयर बनाएगी। इस तरीके से एक लेयर ये ऑलरेडी थी, एक और बन गई, अब 2 लेयर बन गई जिसको हमने क्या बोला, सेकेंडरी फॉलिकल बोला। क्या बोला है, सेकेंडरी फॉलिकल बोला है। सेकेंडरी फॉलिकल और एक अपने ऊपर एक लेयर बनाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्सरी फॉलिकल। ध्यान देना बच्चों, ये हमारा प्राइमरी ऊसाइड, फिर ये जोना पैलिसोडा, ये प्राइमरी फॉलिकल, ये सेकेंडरी फॉलिकल और ये टर्सरी फॉलिकल, इस तरीके से बनेगी। और जैसे ही टर्सरी फॉलिकल बनेगी तो टर्सरी फॉलिकल में यहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम या गहिवार बोलते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लेकर कॉलिकुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेकर कॉलिकुलाई बोलते हैं, जो क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रिटिव मटेरियल है या पोषणीय पदार्थ है। अब ये जो कंडीशन हमने ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे टर्सरी फॉलिकल के अंदर
एक कैविटी बनी हुई है जिसको हमने क्या बोला है, एंट्रम बोला है। क्या बोला है, एंट्रम। अब ये स्ट्रक्चर हम बाहर निकालें और इसके बारे में देखें तो इसमें भी हम देखेंगे ये हमारी ओवरऑल क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। क्या है, टर्सरी फॉलिकल है। क्या है, टर्सरी फॉलिकल। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल में हमने देखा ये हमारी प्राइमरी oocyte थी। प्राइमरी oocyte के ऊपर के बाहर जोना पेलोसिटा थी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल में जो थर्ड जो लेयर बनी थी उसके बीच में एक कैविटी बन गई थी जिसको हमने क्या बोला था, एंट्रम बोला था। क्या बोला था, एंट्रम बोला था। अब यहाँ पे इन तीनों को लेयर को मिला दें, इन तीनों लेयर को, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इन तीनों लेयर को मिला दें तो इन तीनों लेयर को मिला के हम क्या बोलेंगे, इसको मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा या ग्रेन्युलोसा सेल बोलेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल या छोटी छोटी कणिकाएं हमारे सेल होती हैं जिनको हम ल्यूटिन कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूटिन कोशिकाएं बोलते हैं। जैसे ही ये बन जाएंगी, जैसे ये ल्यूटिन कोशिकाएं या ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ पे हमारा मियोसिस फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस फर्स्ट जो सेल चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा। और जब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट बनेगा तो यहाँ पे ये डिवीजन अनइक्वल होगा। कैसा होगा, अनइक्वल। अनइक्वल मतलब एक कोशिका यहाँ पे छोटी होगी, एक कोशिका कैसी होगी, बड़ी होगी। कैसे, एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है जो कैसा हुआ है, अनइक्वल हुआ है, बराबर से नहीं हुआ है। एक कोशिका छोटी रहेगी, एक कोशिका बड़ी बनेगी। जैसे इस तरीके से ये एक छोटी कोशिका और एक बड़ी कोशिका बनेगी। अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा कि ये हमारी क्या थी, प्राइमरी oocyte था। क्या था, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों क्या था, जोना पेलोसिटा था। इस जोना पेलोसिटा के बाद हमने देखा यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी थी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बाद यहाँ पे एक स्पेस था जिसको हमने एंट्रम बोला था। क्या बोला था, एंट्रम। अब ये जो इसके बाद जो एंट्रम के बाद जो तीसरी वाली लेयर थी ये आपस में सिकुड़ जाती है, कंडेंस हो जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से इन सेल्स को बताया है, ये हल्की हल्की ये आपस में सिकुड़ जाएंगी। सबसे बाहरी लेयर कंडेंस या सिकुड़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, थीका इंटरना या अंतर प्रवारक बोलते हैं। अंतर प्रवारक बोलते हैं, थीका इंटरना या अंतर प्रवारक बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद कुछ और रेशे वाली स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हमने थीका एक्सटर्ना बोला है या बाह्य प्रवारक बोला है। क्या बोला है, बाह्य प्रवारक, जो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, अंदर की स्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनी थी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनी थी, फिर टर्सरी फॉलिकल बनी थी। टर्सरी फॉलिकल में कुछ स्ट्रक्चर बनी उसमें हमने देखा थीका इंटरना बना, उसके बाहर थीका एक्सटर्ना बना, और जैसी स्ट्रक्चर बन गई उसको हमने क्या बोला, ग्राफियन फॉलिकल बोला। क्या बोला है, ग्राफियन फॉलिकल बोला है। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल आगे जाके क्या करेगा, ये एक हार्मोन को सीक्रेट करेगा। कौन से हार्मोन को, ईस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है बच्चों, जो थीका इंटरना थी, ये थीका इंटरना आगे जाके FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी, प्रेरित करेगी, जिससे क्या निकलेगा, अपना ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा, ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब इसके अलावा FSH जो होता है ये थीका इंटरना को प्रेरित करेगा। क्या करेगा, थीका इंटरना को प्रेरित करेगा और क्या निकालेगा, ईस्ट्रोजन। यहाँ पे एक ही चीज़ को मैंने डबल बार रिपीट किया है, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे जो थीका इंटरना थी, ये थीका इंटरना किसके पास जाएगी, वो FSH को स्टिमुलेट करवाएगी और कौन सा हार्मोन निकलवाएगी, ईस्ट्रोजन। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया था और अनइक्वल बना था। अनइक्वल बना था मतलब एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी, ये हो गया एक ये बड़ा और एक छोटा। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो बने हुए हैं, तो जो बड़ी कोशिका थी उसको हमने बोला सेकेंडरी oocyte और जो छोटा था उसको हमने बोला प्रथम पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी या प्रथम ध्रुवीय पिंड। ये प्रथम ध्रुवीय पिंड कुछ समय बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो बड़ी कोशिका बनी है जिसको हमने क्या बोला है, सेकेंडरी oocyte कोशिका बोला है। क्या बोला है, सेकेंडरी oocyte कोशिका। अब यहाँ पे आगे की संरचना समझने से पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। एक नोट बना हुआ है यहाँ पे, LH हार्मोन निकलेगा कहाँ पे, ग्राफियन फॉलिकल के पास जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल को टूटने से पहले, ध्यान देना, ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा। LH हार्मोन किसको तोड़ेगा, ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ेगा। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ने से पहले मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल टूटेगा, ध्यान देना मुझे, ग्राफियन फॉलिकल टूट रहा है, ग्राफियन फॉलिकल टूट रहा है, मतलब यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, और जैसे ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ये प्रोसेस होती है। कब, 14वें दिन पे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बाहर। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ओव्यूलेशन के दौरान जब जो अंडा निकलता है वो एक्चुअल में अंडा नहीं होता है, ओवम नहीं होता है, ये वास्तव में सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte बाहर निकलने से पहले मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, और फिर प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड ये स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मेटाफेज सेकेंड स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट होने से पहले ये विभाजन फिर से रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आगे देखें क्या होता है, तो आगे की स्ट्रक्चर देखें तो ये मान लो ये हमारी ओवरी थी, ठीक है, इस ओवरी में हमारी ये ओवरऑल हमारी क्या बन गई थी, ग्राफियन फॉलिकल बन गई थी। क्या बन गई थी, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पे LH हार्मोन निकला था जिसने ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ा था। टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल को क्या बोलते हैं, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल या टूटी हुई ग्राफियन फॉलिकल। इसके अंदर कुछ कण एकत्रित होते हैं जो येलो कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी में पीच पिंड कहते हैं। 2025 की बोर्ड की परीक्षा में ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्वेश्चन आया था। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये LH हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन निकलेगा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पहले FSH आया था, FSH ने क्या किया था, ईस्ट्रोजन निकाला था, LH ने क्या निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन निकालेगी। क्या निकालेगी, प्रोजेस्टेरोन। अब हमने यहाँ पे देखा ये जो सेकेंडरी oocyte था, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल पुट्टिका कोशिका ये है जो टूट गई थी, तो ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आया था। जैसे ये बाहर निकला था, जिसको हमने क्या बोला था, इस प्रोसेस को हमने ओव्यूलेशन बोला था। क्या बोला था, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद हमने ये देखा ये स्ट्रक्चर है। अब जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। इसका मतलब ये है, जब ये सेकेंडरी oocyte निकल रहा था तो इस सेकेंडरी oocyte के साथ ये जोना पेलिसुडा भी आई थी, और साथ में ये छोटी छोटी कोशिकाएं फॉलिकल सेल आई थी। अब इन फॉलिकल सेल को स्पेशली नाम देंगे क्या, कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देंगे, कोरोना रेडिएटा। अब पॉइंट यहाँ पे कि ये डिवीजन रुका क्यों, तो इसके लिए भी कुछ फैक्टर हैं। PPF जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, MPF जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, APF जिसको बोलते हैं एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और TPF मतलब टीलोफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। PPF प्रोमोटिंग फैक्टर वो कहलाते हैं जो क्या करवाते हैं, प्रोफेज स्टेज को कंप्लीट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे फैक्टर जो प्रोफेज को कंप्लीट करवाएंगे। MPF ऐसे फैक्टर जो मेटाफेज को कंप्लीट करवाएंगे। APF ऐसे फैक्टर जो एनाफेज को कंप्लीट करवाएंगे, और TPF जो टीलोफेज स्टेज को कंप्लीट करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो मियोफेज स्टार्ट हुआ था, मियोसिस सेकेंड जो स्टार्ट हुआ था, उसमें मेटाफेज के बाद ये स्टेप ये प्रोसेस रुक गई थी। क्यों रुकी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे इस कंडीशन में PPF होगा जिसकी वजह से प्रोफेज हुआ, MPF होगा जिसकी वजह से मेटाफेज हुआ, लेकिन APF और TPF नहीं था। एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर और टीलोफेज प्रोमोटिंग फैक्टर ये दोनों के दोनों फैक्टर नहीं थे, जिस वजह से आगे की विभाजन स्टार्ट नहीं हो पाया। मतलब जो मेटाफेज सेकेंड था यहीं पे विभाजन रुक गया था। अब आगे की कंडीशन देखें, हमने ये देख लिया था, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद हमने देखा ये जो सेकेंडरी oocyte निकला है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलिसुडा है, और एक और लेयर बन गई जिसको हमने क्या बोला, कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के चारों ओर दो लेयर आ गई हैं, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा। इसके आगे देखें, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये हमारी ओवरी थी, सॉरी हमारी मतलब यहाँ पे जिसके फीमेल की स्टडी कर रहे थे इसकी ये ओवरी थी। इस ओवरी में ओव्यूलेशन हुआ है। ओव्यूलेशन के बाद ये सेकेंडरी oocyte निकला है, यहाँ पे फिम्बरी के पास आया, फिम्बरी की हेल्प से ये अंदर गया, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में कुछ सिलिएटेड स्ट्रक्चर थी जिन्होंने इसको ऊपर खिसका दिया, और ये यहाँ पे क्या आ गया है, सेकेंडरी oocyte आ गया है। क्या आ गया है, सेकेंडरी oocyte। अब यहाँ पे मान लो कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई, यहाँ पे क्या हुई, कॉपुलेशन की प्रोसेस हुई। कॉपुलेशन की प्रोसेस के दौरान मान लो यहाँ पे स्पर्म आ गए,
तो स्पर्म जैसे ही सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, ये स्पर्म है यहाँ पे आ रहा है, जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करेगा तो म्यूसिस सेकंड जो रुका हुआ था वो स्टार्ट हो जाएगा और म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होगा, अर्थात यहाँ पे जो म्यूसिस सेकंड का मेटाफेज रुक गई थी, मेटाफेज भी कंप्लीट हो जाएगी, एनाफेज भी कंप्लीट हो जाएगी, टीलोफेज भी कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा और फिर से दो सेल बनेंगी। कैसी बनेंगी, अनइक्वल बनेंगी, एक छोटी बनेगी और एक बड़ी बनेगी। दो सेल बनेंगी, एक छोटी और एक बड़ी। जो बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं अंडाणु। अब बना है क्या, अंडाणु। कब बना, जब स्पर्म ने इसको टच किया। अगर स्पर्म टच नहीं करता तो वास्तव में ओवम बन ही नहीं पाता। मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो अगर ये स्पर्म नहीं आता तो जो एक्चुअल में था वो सेकेंडरी oocyte था, जो फ्यूचर में ब्लीडिंग के थ्रू, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू ये बाहर निकल जाता। लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो इस स्पर्म ने इसको टच किया तो जो डिवीजन रुका हुआ था, जो विभाजन रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे फिर से दो सेल बन जाएंगी। अब उस दो सेल में से एक सेल होगी बड़ी, एक सेल होगी छोटी। जो बड़ी सेल होगी उसको बोलेंगे हम क्या, ओवम या अंडाणु या ओवा, और छोटी सेल को बोलेंगे हम सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, जो आगे जाके खत्म हो जाएगी। और इस पूरी प्रोसेस को, ये जो हमने 15-16 स्टेप में जो प्रोसेस पढ़ी, उस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे क्या, oogenesis। तो इस प्रकार से ये oogenesis की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ध्यान देना बच्चों, ये oogenesis की प्रोसेस किस में स्टार्ट हुई थी, जो फीमेल प्रेग्नेंट थी उसके अंदर जो बेबी गर्ल थी तीसरे से चौथे महीने की, वहाँ से ये oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। फिर बेबी का फ्यूचर में बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद फिर बेबी में प्यूबर्टी आई, प्यूबर्टी आने के बाद जैसे ही उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद अब अगर स्पर्म आया होगा तब जाके ये oogenesis कंप्लीट होगा। और अगर स्पर्म नहीं आएगा तो oogenesis कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। और जब oogenesis कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे केवल सेकेंडरी oocyte रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म ने टच किया तो म्यूसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका, ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा oogenesis कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा। एक्चुअल में ये स्टेप मैं इसको 2-3 पार्ट में बता सकता था, लेकिन मैं 2-3 पार्ट में बताता तो आपको ही प्रॉब्लम होती, क्योंकि अलग अलग पार्ट बन जाते तो आपको समझने में प्रॉब्लम होती। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी बन गया है। मेरे वीडियो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट के होते हैं, लेकिन ये वीडियो मेरा कम से कम 45 से 48 मिनट का हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोसेस थी, ये प्रोसेस मुझे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करनी थी। अगर मैं एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं करता तो हो सकता है आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आती। ये जो प्रोसेस है इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एक एक वन वर्ड के बनेंगे क्वेश्चन। ओवरऑल क्वेश्चन आ जाता है oogenesis। ठीक है, तो oogenesis का क्वेश्चन भी बनता है। अब यहाँ पे देखें, हमारी एनसीईआरटी में इतनी रामायण नहीं दी है, शॉर्ट में उन्होंने गागर में सागर भर दिया। ये डायग्राम उन्होंने बना के दे दिया। इस डायग्राम में सीधा उन्होंने बता दिया कि सबसे पहले हमारी प्राइमरी जर्म सेल मतलब प्राथमिक जनन कोशिका थी, उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, सो क्या बन गई हमारी उगोनिया अर्थात अन्य जननी कोशिका बन गई। अन्य जननी कोशिका में फिर वृद्धि हुई तो प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte में फिर हुआ अर्धसूत्री प्रथम विभाजन तो सेकेंडरी oocyte का निर्माण हुआ। सेकेंडरी oocyte में फिर से अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ, फिर जाके अंडाणु या ओवा का निर्माण हुआ। इसके अलावा एक डायग्राम इस तरीके से बनाया है। ये हमारी प्राथमिक जनन कोशिका या प्राइमरी जर्म सेल है। ठीक है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। ये क्रिया किसके, जन्म से पहले के समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2 कोशिकाएं बनी। फिर इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, और इस तरीके से हमारी क्या बन गई, अन्य जननी कोशिका बन गई। इस अन्य जननी कोशिका में वृद्धि हुई। जैसे ही वृद्धि हुई तो बड़ी हो गई, जिसको हमने प्राथमिक अंडक बोला था। क्या बोला था, प्राथमिक अंडक, जिसको हम इंग्लिश में प्राइमरी oocyte बोल रहे थे। फिर अर्धसूत्री प्रथम विभाजन स्टार्ट हुआ। अर्धसूत्री जब विभाजन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये निषेचन के पहले की क्रिया है। किसके, निषेचन की पहले की क्रिया। ठीक है, अर्धसूत्री प्रथम हुआ तो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनी थी, अनियमित आकार का विभाजन हुआ था। एक कोशिका बड़ी थी, एक कोशिका छोटी थी। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से बड़ी छोटी कोशिका बनी। ठीक है, बड़ी कोशिका को हमने द्वितीय अंडक बोल दिया। फिर अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन हुआ। अर्धसूत्री द्वितीय में फिर से ये आसमान प्रकार का होगा, एक बड़ी कोशिका बनी, एक छोटी कोशिका बनी। ये क्रिया जो निषेचन के पश्चात थी, किसके, निषेचन की बात। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
स्पर्म आया था। जब स्पर्म ने टच किया, तब जाके ये म्यूसिस या अर्धसूत्रद्युति खत्म हुआ। और यहाँ पे जब स्पर्म ने टच किया तो हमें पता है कि जब नर एवं और मादा एवं आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन। अर्थात ये क्रिया कहाँ की थी, निषेचन के बाद की थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक बार ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपके एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, व्यूअर्स मेरे बढ़ाएं। ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा और आगे वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को इसी तरीके से भेजता रहूँ। थैंक यू बच्चों।